Hello students. So today we will discuss about Gauss theorem and its application. A detailed discussion of Gauss theorem has already been taken up in the lectures that has already been published on YouTube. So to begin with, let's start up with a little review of Gauss theorem. So what it states. Gauss theorem says that the total electric flux passing through a closed surface is equal to 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed by the surface. किसी भी सरफेस से होकर जाता हुआ जो टोटल फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, वो उसके अंदर कितना चार्ज है उसको एप्सिलन नॉट से डिवाइड कर दीजिए तो हमें पता चल जाएगा. यहाँ पर क्लोज्ड सरफेसेस वर्ड पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा, इस फ्रेज पर विशेष ध्यान दीजिएगा, इसको हाईलाइट भी किया गया है इसीलिए. और मैथमेटिकली अगर हम लिखते हैं तो फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस सिग्मा इक्वल्स टू सिग्मा क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट है. सिग्मा का अर्थ होता है समेशन से. तो सरफेस के अंदर जितने भी चार्जेस मौजूद हैं, एनक्लोज्ड हैं जितने उसके अंदर, उन सभी का सम करके एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देना है. व्हेन वी ऐड द चार्जेस वी हैव टू कंसीडर देयर साइन, प्लस चार्जेस विद प्लस साइन एंड माइनस चार्जेस विद माइनस साइन. जो यहाँ पर हमने इंटीग्रल यूज किया है वो डबल इंटीग्रल है, और बुक्स में इसको सिंगल इंटीग्रल से भी दिखा देते हैं, लेकिन इन प्रिंसिपल वो डबल इंटीग्रल ही होता है, भले ही वहाँ पर हम सिंगल इंटीग्रल का साइन यूज कर रहे हो. इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ कन्वीनियंस. और इंटीग्रल के ऊपर जो वो सर्कल बनाया हुआ है वो इस बात का सबूत है दैट द इंटीग्रल इज कैरिड आउट ऑन अ क्लोज्ड सरफेस. आप यहाँ पर एक विशेष बात पर ध्यान दीजिएगा कि जब हम गॉस थ्योरम में ds लिखते हैं तो उसको हम सरफेस एरिया का एक छोटा सा एलिमेंट मानते हैं. मतलब हम किसी एक सरफेस को बहुत सारे छोटे छोटे एरिया में डिवाइड कर लेते हैं और उसमें से किसी एक पार्ट को हम ds कंसीडर कर लेते हैं. तो अगर मान लीजिए वो छोटा सा पार्ट एक रेक्टेंगल है तो उसकी दो साइड्स होंगी जिनकी लेंथ कुल मिलाकर के 4 होंगी, और दो साइड्स अनइक्वल लेंथ की होंगी. मान लीजिए एक साइड dx वैल्यू की है और एक साइड dy वैल्यू की है, तो जो एरिया ऑफ दैट वेरी स्मॉल रेक्टेंगल होगा वो dx इंटू dy होगा. तो ये जो हम ds लिख रहे हैं असल में इसमें दो टर्म शामिल हैं विच आर dx एंड dy, और एक इंटीग्रल dx के रेस्पेक्ट में होगा और एक इंटीग्रल dy के रेस्पेक्ट में होगा, इसीलिए डबल इंटीग्रल होना चाहिए. लेकिन +2 में हम इतने एलेबोरेटेड मैथमेटिक्स में नहीं जाते हैं, हम सिंपली एक सिंगल इंटीग्रल लगा करके ds लिख लेते हैं. उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि एरिया को एक वेक्टर माना गया है, और जब एरिया को एक वेक्टर मान लिया जाता है तो उस वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा उस सरफेस के नॉर्मल होती है. यानी कि अगर एक टेबल की हम एग्जांपल ले लें तो टेबल का जो टॉप है उसका जो एरिया वेक्टर होगा वो लेंथ इनटू ब्रेथ ऑफ द टेबल इतने मैग्नीट्यूड का होगा, और उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द रूफ मानी जाएगी. तो ये हमारा गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट है. एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू सिग्मा क्यू एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट. अब प्रश्न उठता है कि हमें इस थ्योरम की आवश्यकता ही क्या है, क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं तो हमारे पास में ऑलरेडी फॉर्मूले मौजूद हैं, सिंगल पॉइंट चार्ज का हमें मालूम है और वहाँ से हम सारा काम कर सकते हैं. तो इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि जो हमारी बेसिक अप्रोच है जिसमें कि हम कंटिन्यूअस सिंगल डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का अर्थ है जिसमें के चार्जेस को हम अलग अलग आइडेंटिफाई करने में कामयाब हो जाते हैं. तो जो डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे कि डाइपोल के 2 चार्ज हो गए, या ट्राइंगल के वर्टिसेस पर 3 चार्ज हो गए, या किसी स्क्वायर या रेक्टेंगल के वर्टिसेस पर 4 चार्ज हो गए, किसी क्यूब की वर्टिसेस पर 6 चार्ज हो गए, तो ये सब डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम्स है. तो अगर डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम के लिए कैलकुलेशन करनी होती है तो हमारे पास जनरली 2 या 3 या 4 चार्ज होते हैं, और उसमें काम करने में बहुत ज़्यादा समस्या नहीं आती है. लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ एक सरफेस की जिसमें के चार्जेस को हम अलग अलग आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, तब वहाँ पर हमें बेसिक मेथड यूज़ करना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इमेजिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी. और ऐसी सिचुएशंस में हमें एक दूसरे टूल की आवश्यकता महसूस होती है जो हमारा काम आसानी से करा सके. तो हम यहाँ पर गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं.
गॉस थ्योरम की 3 एप्लीकेशंस हमें अपने सिलेबस में कंसीडर करनी है, जिसमें पहली एप्लीकेशन होगी जिसमें हम एक लॉन्ग चार्ज वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। दूसरे केस में हम एक इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे और तीसरे केस में एक स्फेरिकल चार्ज शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली एप्लीकेशन। बट बिफोर वी डू दैट हमें यह समझना पड़ेगा कि अगर हमें गॉस थ्योरम कहीं अप्लाई करनी हो तो उसका वर्किंग रूल क्या है, किस तरह के हमें प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए जब हम गॉस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। तो एक सीधा साधा वर्क प्लान आपके सामने मैंने रख दिया है। इसमें सबसे पहले तो हम एक गॉसियन सरफेस का चुनाव करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। हो सकता है वहां पर गॉसियन सरफेस हमें पहले ही मिल जाए। गॉसियन सरफेस की क्वालिटी क्या होगी, वो एक क्लोज्ड सरफेस होनी चाहिए। अभी इस बात को शायद आप नहीं फॉलो कर पाएंगे, लेकिन ध्यान रखना चाहिए उसके सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल बराबर रहना चाहिए। इससे हमें थोड़ी कन्वीनियंस हो जाती है। फिर हम उस गॉसियन सरफेस के लिए फ्लक्स की वैल्यू निकालेंगे बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना चार्ज बंद है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो हमने फ्लक्स निकाल लिया। दोबारा से हम फ्लक्स की कैलकुलेशन करेंगे और अब की बार हम इंटीग्रेशन का फायदा उठाते हुए फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे। इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस कैलकुलेट करेंगे। यहां फिर से हाईलाइट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा कि ई और डी एस दोनों ही वेक्टर हैं। तो हमने फ्लक्स की वैल्यू दो प्रकार से निकालनी है, एक बार सिग्मा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट से और एक बार इंटीग्रेशन से। और ये जो दो वैल्यूज हमें मिलेंगी इनको हम आपस में इक्वेट करके अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा सिंपल सा वर्क प्लान है। तो अब हमारी पहली एप्लीकेशन, ये हमारी प्रॉब्लम है। एक लॉन्ग चार्ज वायर है, इस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इससे आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है पी, उस पॉइंट पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड जानना चाहता हूँ। तो अगर यहाँ पर मैं देखूँ अपने इस डायग्राम को ध्यान से, तो मेरे पास में कोई क्लोज्ड सरफेस नहीं है। इसलिए यहाँ पर गॉस थ्योरम अगर मैं अप्लाई करना चाहता हूँ तो फिलहाल गॉस थ्योरम लगाने के लिए आई डोंट हैव द रिक्वायर्ड थिंग्स अवेलेबल टू मी। तो क्या करना पड़ेगा हमें, ऐसी सिचुएशन में हमें एक सरफेस इमेजिन करनी पड़ेगी जो कि हमारे गॉसियन सरफेस का काम कर सकेगी या हम जिसके अराउंड कैलकुलेशन करेंगे। तो वो सरफेस कैसी होगी, इस प्रकार की सिचुएशन। यहां पर ये जो आपको सिलेंडर दिख रहा है ये कंप्लीटली इमेजिनरी सिलेंडर है अराउंड दैट वायर। इस सिलेंडर की लेंथ L है, इसका जो रेडियस है वो R है और इस सिलेंडर को हमने इस तरह से प्लेस किया हुआ है कि वायर इसकी एक्सिस के अलोंग। तो ये डायग्राम से बहुत क्लियर हो गया होगा आपको कि सिचुएशन क्या है। तो जो P पॉइंट पिछली फिगर में आपको दिखाया गया था वो इसकी कर्व्ड सरफेस पर लाई कर रहा होगा। अब हम इस सिलेंडर का नाम रख देते हैं इसकी सरफेस का S। So the whole surface of cylinder is named as S, but for our mathematical purpose we consider this surface to be made up of three different surfaces, S1, S2 and S3. S1 means the right circular base of cylinder, S2 means the left circular base of cylinder and S3 means the curved surface of cylinder. यहाँ पर मैंने 3 शेडेड पार्ट दिखाए हैं आपको, छोटे छोटे वहां पर बॉक्सेस जैसे बने हुए हैं। तो ये जो राइट सर्कुलर बेस है हमारा, इस पर जो वो छोटा सा रेक्टेंगल आपको नजर आ रहा है वो S1 पर इमेजिन किया गया एक छोटा सा एरिया है और इस एरिया का एरिया वेक्टर टुवर्ड्स राइट होगा। अगर मैं राइट सर्कुलर बेस पर कहीं पर भी एक चार्ज रख दूं तो वायर का जो चार्ज है वो उस चार्ज को रिपेल करेगा, बशर्ते कि वो चार्ज पॉजिटिव हो। नेगेटिव होगा तो अट्रैक्ट करेगा। तो चाहे वो अट्रैक्ट करे या रिपेल करे, द चार्ज विल हैव अ टेंडेंसी टू मूव अलोंग अ रेडियस ऑफ द सर्कुलर बेस S1 और वो जो रेडियस बनेगा उस सर्कुलर बेस का वो एरिया वेक्टर से 90 डिग्री का एंगल ही बनाएगा। इसका मतलब है कि राइट सर्कुलर बेस पर सभी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वेक्टर एरिया वेक्टर से 90 डिग्री का एंगल ही बनाएगा। इमेजिन कर सकते हैं आप, अगर यहाँ डायग्राम थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है कि आपने अपनी टेबल पर एक सर्कल बना लिया है
और अपने पेन को आपने उस सर्कल में सीधे छत की तरफ खड़ा कर दिया है, तो उस सर्कल का कोई भी रेडियस आपके पेन से 90 डिग्री का एंगल ही बनाएगा। द सेम सिचुएशन इज फॉर द सरफेस S2। वहां पर भी हमने एक छोटा सा एरिया माना हुआ है जिसका एरिया वेक्टर टुवर्ड्स लेफ्ट है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वेक्टर हर जगह पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। लेकिन अगर हम सिलेंडर की कर्व्ड सरफेस की बात करें और वहां पर हम कहीं पर चार्ज रख देते हैं, तो उस चार्ज को जो रिपल्शन होगा या अट्रैक्शन होगा वो टुवर्ड्स द वायर या अवे फ्रॉम द वायर ही हो सकता है। रिपल्शन अवे फ्रॉम द वायर एंड अट्रैक्शन टुवर्ड्स द वायर। और जो नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ सिलेंडर होगा यानी कि कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर होगा वो भी बाहर की तरफ ही होगा, यानी कि E और ds के बीच का जो वेक्टर होगा वो एक ही डायरेक्शन में आ जाएगा, दे वुड बी पैरेलल। यानी कि ऑन राइट सर्कुलर बेस द एंगल बिटवीन E and ds is 90, on the left circular base angle between E and ds is 90, and on the curved surface the angle between E and ds is 0 degree. So let's move further. अब हमारे वर्क प्लान के हिसाब से हमें पहले फ्लक्स की कैलकुलेशन करनी है। किस तरीके से? सिग्मा क्यू एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं लाइन चार्ज डेंसिटी। लाइन चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। लैम्डा से दिखाते हैं इसको। सो लैम्डा वुड बी इक्वल टू क्यू अपॉन एल या क्यू इज इक्वल टू लैम्डा एल। तो अगर हमारे सिलेंडर की लेंथ एल है और लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है तो इस सिलेंडर के अंदर जो चार्ज एनक्लोज्ड होगा वो लैम्डा एल हो जाएगा। और इक्वेशन 1 के अनुसार जो सिलेंडर से फ्लक्स पास हो रहा है वो हो जाएगा लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Once we find it out, we save it for further results. Again we will determine the flux, but now we will use the basic definition of flux and we will carry out the integral on the surface of cylinder S. And when I say surface of the cylinder means the whole cylinder, all three surfaces taken together. Again in this picture we have calculated by putting the figure aside for ready reference. तो यहाँ पर वही जो पिक्चर आपको पहले एक्सप्लेन की गई थी वो भी दिखाई गई है और मैथमेटिक्स भी लिखा हुआ है। सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन S would be equals to E dot ds S1, E dot ds S2, E dot ds S3। यानी कि S1 का फ्लक्स प्लस S2 का फ्लक्स प्लस S3 का फ्लक्स बराबर पूरे सिलेंडर का फ्लक्स। तो अगर हम S1 और S2 की बात करें तो वहां पर तो 90 डिग्री है एंगल E और ds के बीच में, और डॉट प्रोडक्ट जब हम करते हैं तो ये डॉट भी होता है AB cos थीटा, तो यहाँ हो जाएगा EDS cos 90। तो EDS cos 90 का मतलब हो जाएगा 0 क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है। सो देयरफॉर द फ्लक्स थ्रू S1 एंड S2 विल बी 0। तो हमारे इस पेज पर जो सबसे पहली इक्वेशन लिखी है उसमें राइट हैंड साइड पर पहला टर्म भी 0 हो गया, दूसरा टर्म भी 0 हो गया। अब केवल तीसरा टर्म बचेगा और तीसरे टर्म के लिए E और ds के बीच का एंगल 0 है। पहले मैं इसके बारे में डिस्कशन कर ही चुका हूं, तो उसको भी सॉल्व करके हम TDS लिख सकते हैं और इसका मतलब हुआ कि जो इस पूरे सिलेंडर का टोटल फ्लक्स होगा वो EDS के बराबर ही आएगा, इंटीग्रल EDS के बराबर आएगा। नाउ एवरी पॉइंट ऑन दिस सिलेंडर हैज सेम डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ सिलेंडर। जो कर्व्ड सरफेस पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सिलेंडर की एक्सिस से r दूरी पर है, इसलिए सभी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए इंट्यूटिवली, भले ही डायरेक्शन अलग अलग होंगे। तो बिकॉज E इज अ कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, और अब हमारे पास जो इंटीग्रल बचा हुआ है उसके अंदर केवल मैग्नीट्यूड्स हैं। एरिया हम रिजॉल्व कर चुके हैं, वेक्टर्स हम रिजॉल्व कर चुके हैं डॉट प्रोडक्ट करने के बाद, तो E को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो बचेगा क्या? इंटीग्रेशन ऑफ ds ऑन S3। ds ऑन S3 का मतलब ये है कि S3 पर एक छोटा सा एरिया लिया गया और ऐसे जितने भी पॉसिबल एरिया छोटे छोटे माने जा सकते हैं उन सबको हमने ऐड कर दिया। तो जब ऐसे सभी एरियाज को आप ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर S3, एंड दैट मीन्स जो फ्लक्स निकल के आएगा वो E into 2 pi RL आ जाएगा। सो दैट इज योर इक्वेशन नंबर 3।
तो अब आपके पास एक इक्वेशन 2 बन गई जिसमें कि आपके पास में फ्लक्स कैलकुलेट हुआ है, और एक इक्वेशन 3 बन गई जिसमें कि आपको उसी सरफेस का फ्लक्स दोबारा कैलकुलेट हुआ है। और अब आप इन दो वैल्यूज को यदि इक्वेट कर देते हैं तो आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल के आ जाती है एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सरफेस ऑफ सिलेंडर, एंड दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई r। तो यहाँ पर अगर हमारे वायर पर लाइन चार्ज डेंसिटी को हम कांस्टेंट मान रहे हैं जैसा कि हमने इमेजिन किया था, तो इन दैट केस E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो E का जो वेरिएशन है R के साथ वो इनवर्स रेशियो में हो रहा है, यानी कि आप एक्सेस ऑफ वायर से जितना दूर हटेंगे, सिलेंडर से जितना दूर हटेंगे, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता चला जाएगा। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है, ये जो ग्राफ आपको दिखाया गया है, इस ग्राफ में एक तो वेरिएशन है जो 1/r को दिखा रहा है विच इज शोन बाय द ग्रीन कर्व, और एक जो 1/r स्क्वायर को दिखा रहा है दैट इज शोन बाय द ब्लू कर्व। 1/r स्क्वायर का कर्व इसलिए दिखाया गया है सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज जो होता है वो और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज जो होता है वो किस तरह से वेरी करते हैं। तो अगर हम ऐसा मान लें थोड़ी देर के लिए कि 2 लैम्डा यानी कि लाइन चार्ज डेंसिटी ऑन अ वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू अ पॉइंट चार्ज, ऐसा मान लिया जाए, तो उनसे अगर हम सेम डिस्टेंस पर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं तो दोनों का ही इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता है, लेकिन पॉइंट चार्ज का ज्यादा तेजी से डिक्रीज करेगा, लाइन चार्ज का धीरे धीरे डिक्रीज करेगा। तो ये दोनों कर्व E इक्वल्स टू 1 पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये इंटरसेक्शन तभी हो पाएगा जबकि 2 लैम्डा की वैल्यू Q के बराबर होगी, अदरवाइज नहीं। तो 1/r और 1/r स्क्वायर का वेरिएशन आपके दिमाग में रहना चाहिए, दोनों एक ही जैसे हैं, बस थोड़ा बहुत फर्क होता है। तो कंक्लूजन्स क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज डिक्रीजेस स्लोअर देन अ पॉइंट चार्ज एज वी मूव अवे फ्रॉम देम। फॉर अ लाइन चार्ज इट वेरीज एज 1/r एंड फॉर अ पॉइंट चार्ज इट वेरीज एज 1/r स्क्वायर। तो अभी तक हमने देखा हमारे पास हर तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन है। लाइन चार्ज के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, पॉइंट चार्ज के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, और डाइपोल के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब। That's all. Thank you, and soon we will meet with another video regarding the another application of Gauss theorem. If you have any doubts, then you can write it in the comment box. Thank you.